जब भी किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन हो और वो स्टेशन हाउस ऑफिसर तक पहुंचे तो उसको एक खास फॉर्म के ऊपर रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग किया जाएगा और वही रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग टेंजिबल डॉक्यूमेंट जो है एफआईआर कहलाता है। हम इसको ऑलमोस्ट एवरी टाइम हम इसको डेलिब्रेशंस के बाद लॉन्च करते हैं। डेलिब्रेशन के बाद ये टेंजिबल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है। प्रॉब्लम सिस्टम के अंदर ये है कि हमने एफआईआर को बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड इंपॉर्टेंस दे दी है। हमने इसको बेसिस समझ लिया है किसी भी ट्रायल के कंक्लूजन का। बेल स्टेज के ऊपर हम सबसे ज्यादा टेंटेटिव असेसमेंट में अगर किसी चीज को देखते हैं तो वो एफआईआर है। इंपॉर्टेंस ऑफ एफआईआर इज नोवेयर। हमें एक चीज अपने माइंड में क्लियर करनी है कि ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, ये वेरीफाइड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं है। और फिर फॉल्स विटनेसेस को ऐड किया जाता है एफआईआर में, फॉल्स रोल्स को जो है वो मेंशन किया जाता है। इतनी क्लैरिटी के साथ रोल्स को मेंशन किया जाता है कि ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। एफआईआर इज नॉट द स्टोरी मेकिंग, दिस इज अ फैक्ट जिससे कॉग्निजेबल ऑफेंस रिफ्लेक्ट होता है और हम उसको सप्लाई करते हैं बिफोर द पुलिस ताकि इसके बाद प्रोसेस इनिशिएट किया जा सके। सबसे पहले हमें एफआईआर दर्ज कराते वक्त सच बोलना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन में चीजों को कलेक्ट करना है और फिर उनको प्रोड्यूस करना है अदालत के सामने। तो इससे हर क्रिमिनल केस एक नई स्टोरी होगा। सजाओं का मेंटेन ना रहना, मैं सबसे बुनियादी उसमें मसला रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर को ही समझता हूँ। एफआईआर जो है ये एब्रीवेशन है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का। सेक्शन 154 सीआरपीसी हमें रिक्वायर करता है कि जब भी किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन हो और वो स्टेशन हाउस ऑफिसर तक पहुंचे तो उसको एक खास फॉर्म के ऊपर रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग किया जाएगा और वही रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग टेंजिबल डॉक्यूमेंट जो है एफआईआर कहलाता है। जहां तक हमारे सिस्टम की बात है तो सिस्टम के अंदर ये एफआईआर इतना सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है जितना आपके पिछले सवाल में मैंने इसको एक्सप्लेन किया। सिस्टम के अंदर ये एक डेलिब्रेटेड डॉक्यूमेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये अनडिनाएबल फैक्ट है कि हम इसको ऑलमोस्ट एवरी टाइम हम इसको डेलिब्रेशंस के बाद लॉन्च करते हैं। डेलिब्रेशन के बाद ये टेंजिबल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है और हम इसके अंदर जो है वो मैक्सिमम इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल जो है वो पुट करने की कोशिश करते हैं। हम इसको जो है वो मैक्सिमम माइन्यूट डिटेल्स जो हैं वो इसमें प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इसको जो है वो इतनी इम्पोर्टेंस दे दी गई। उसकी एक पब्लिक जनरल ओपिनियन है अमंग द लॉयर्स एंड अमंग द जजेस, अमंग द सोशल मैसेस कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी बेस पर सजा या जजा होगी। हालांकि ऐसा नहीं है। अब अगर एफआईआर की इंपॉर्टेंस की बात करें तो एफआईआर की इंपॉर्टेंस जो लेजिस्लेटर के इंटेंट हमें मिलती हैं सीआरपीसी पढ़ने से, सेक्शन 154 पढ़ने से, वो तो सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ट्रिगर करने का एक एलिमेंट है। यानी यहाँ से ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जैसे मैंने पहले कहा, ऐसा टेंजिबल डॉक्यूमेंट है जहाँ से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ट्रिगर किया जाएगा और ट्रिगर करने के बाद फिर कलेक्शन ऑफ एविडेंस और फिर उसकी स्क्रूटनी और फिर उसका ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ और फिर ये डिसीजन कि ये जो हमारे सामने सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो ऑफेंस के रिलेटेड प्रोवाइड की गई थी उसकी सपोर्ट में जो एविडेंस है वो सफिशिएंट है किसी बंदे को मुजरिम ठहराने के लिए या नहीं, उसका तहैया किया जाएगा। प्रॉब्लम सिस्टम के अंदर ये है कि हमने, जैसे मैंने पहले कहा, एफआईआर को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड इंपॉर्टेंस दे दी है। हमने इसको बेसिस समझ लिया है किसी भी ऑफेंस ट्रायल के कंक्लूजन का। बेल स्टेज के ऊपर हम सबसे ज़्यादा टेंटेटिव असेसमेंट में अगर किसी चीज़ को देखते हैं तो वो एफआईआर है। सोल्यूशन के क्वेश्चन के ऊपर मेरा तो बड़ा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि हमको जब भी हमें एफआईआर दर्ज करवानी है तो हमें एक चीज़ अपने माइंड में क्लियर करनी है कि ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, ये वेरीफाइड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं है। जब भी आप किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन जो है वो सप्लाई करें स्टेशन हाउस ऑफिसर को तो उसमें किसी भी तौर पर फॉल्स इंफॉर्मेशन सप्लाई मत करें, फॉल्स इंक्रिमिनेशन मत करें, फॉल्स नॉमिनेशन मत करें, फॉल्स विटनेसेस ऐड मत करें। जिस हद तक
इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, सिर्फ उसी हद तक इंफॉर्मेशन सप्लाई की जाए। अब किस हद तक आपके पास इंफॉर्मेशन है, इस पर क्वेश्चंस जो हैं वो हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी 406 के ऑफेंस की, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और उसमें आपके पास हिस्ट्री है कि किस किस टाइम के ऊपर ट्रस्ट की क्रिमिनल ब्रीच हुई, तो वहां पे आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, प्रायर इंफॉर्मेशन जो आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन के तौर पे सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इंसिडेंट किसी हर्ट का है या डेथ का है, कैजुअलिटी का है, मर्डर का है, किडनैपिंग का है, तो उसके रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन सप्लाई करना आप पर फर्ज नहीं है। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन सप्लाई कर दी जाए कि उससे कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता हो तो ये सफिशिएंट है। मैं एक और बात भी यहाँ पर ऐड करूं कि अगर सारी की सारी एविडेंस आपके पास अवेलेबल है और वो सारी की सारी एविडेंस आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के अंदर मेंशन करना चाहते हैं, तो आप फिर प्राइवेट कंप्लेंट में इस्तिगासा में क्यों नहीं चले जाते? इसलिए कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो हमारा डेवलप हुआ कॉमन लॉ सिस्टम के अंदर, उसके अंदर कलेक्शन ऑफ एविडेंस करना आपका मेरा काम नहीं है। मेरा काम, अगर मैं कंप्लेनेंट हूं या विटनेस हूं, तो सिस्टम को, प्रोसिक्यूशन को असिस्ट करना हो सकता है। प्रोसिक्यूशन को सारे का सारा मटेरियल कलेक्शन ऑफ एविडेंस करके सप्लाई करना मेरी ड्यूटी में शामिल नहीं है। हमने अनफॉर्चुनेटली क्या किया, हमने अपने सिस्टम में सारे का सारा बोझ जो है वो कंप्लेनेंट डाल दिया। अब जब कंप्लेनेंट पे इतना बोझ है तो वो समझता है सारी इंफॉर्मेशन मैं आज ही सप्लाई कर दूं, और फिर फॉल्स विटनेसेस को ऐड किया जाता है एफआईआर्स में, फॉल्स रोल्स को जो है वो मेंशन किया जाता है। इतनी क्लैरिटी के साथ रोल्स को मेंशन किया जाता है कि ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। कैमरे की आंख अगर किसी शख्स को, फिल्मों में जैसे हम देखते हैं स्लो मोशन में चल रहा है और एक जो है वो गोली पिस्तौल से निकल रही है और वो किसी बंदे को हिट कर रही है, ह्यूमन आई कैन नॉट वॉच द इंसिडेंट लाइक दिस। और अगर ह्यूमन आई इस तरह से किसी इंसिडेंट को देख नहीं रही तो फिर उसको बयान करना भी गलत होगा। FIR इज़ नॉट द स्टोरी मेकिंग, दिस इज़ अ फैक्ट जिससे कॉग्निजेबल ऑफेंस रिफ्लेक्ट होता है और हम उसको सप्लाई करते हैं बिफोर द पुलिस, ताकि इसके बाद प्रोसेस इनिशिएट किया जा सके। किस चीज़ का? कलेक्शन ऑफ एविडेंस का। अब कलेक्शन ऑफ एविडेंस के अंदर FIR जो है उसकी क्या एविडेंशियरी वैल्यू है सिवाय इसके कि इससे ट्रिगर हुआ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। लेकिन इसकी एविडेंशियरी वैल्यू कब बनेगी? जब आप उसके अंदर विटनेसेस बनाएंगे, फिर जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी तो फिर उसके बाद रिबटल्स आना शुरू होते हैं। आपकी जो स्टोरी मेक्ड अप स्टोरी है उसके रिबटल्स आना शुरू होते हैं। फिर प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में डेंट इसलिए पड़ते हैं कि वो वाले एस्पेक्ट्स जो आपने क्रिएट किए होते हैं उनके अगेंस्ट रियल स्टोरी जो है वो सामने आना शुरू हो जाती है, और फिर ये बेनिफिट ऑफ द डाउट क्रिएट करती है एक्यूज पर्सन के लिए। अगर इसको आप इस नुक्ता नज़र से भी देख लें कि FIR के इस तरह से की जो कुकड अप FIR है उसमें कितने % जो हैं वो कन्विक्शन हो रही है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर हार्डली कोई FIR जो है वो ट्रू फैक्ट्स के ऊपर रजिस्टर होती है, और फिर अगर ट्रू फैक्ट्स पे नहीं होती, फॉल्स फैक्ट्स के ऊपर FIR रजिस्टर हो रही है, तो फिर उसको जो है बुलडोज करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है एक अच्छे लॉयर के लिए। इसमें क्या शामिल होना चाहिए? आप इस सवाल के रिलेटेड तो हम पहले भी बात कर चुके कि जो ट्रू इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है एट द टाइम ऑफ लॉजिंग ऑफ द FIR, जो ट्रू इंफॉर्मेशन है वो बेशक वेरीफाइड ना हो। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि किसी एक शख्स ने कत्ल कर दिया है, तो आप कत्ल होने वाले शख्स का और कत्ल करने वाले शख्स का नाम मेंशन कर दें। और अगर आपको पता है कि वहाँ पर आप मौजूद थे या आपके अलावा कोई शख्स मौजूद था जहाँ पर ये क्राइम हुआ, तो आप उसको मेंशन कर दें। और अगर आपको ये नहीं पता है तो आप पर कतन ये बोझ लॉ नहीं डालता कि आप ये मेंशन करें कि वहाँ पर कितने लोग थे मौजूद। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर कभी भी क्वांटम ऑफ विटनेसेस के ऊपर फैसला नहीं होता। ये नहीं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ये असूल कतन नहीं है कि 10 लोग जो हैं वो किसी एक इंसिडेंट को देखें तो फिर ही उस इंसिडेंट को साबित किया जाएगा। हमारे जस्टिस सिस्टम में अगर एक शख्स जो है वो इंसिडेंट को देखता है तो भी उसको जो है वो साबित किया जा सकता है। और अगर कोई शख्स नहीं भी देखता, मैं मिसाल देता हूँ, अगर किसी के घर में चोरी हो गई तो चोरी का कहाँ से आप गवाह लेके आएंगे? अगर कोई गवाह मौजूद होता तो वो तो उस वक्त में शोर मचा देता, तो आप CCTV फुटेज जो है वो लेके आते हैं। इसके लिए किसी ह्यूमन विटनेस की इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि वो CCTV फुटेज को अदालत के सामने पेश कर दे
और उसको एज पर लॉ जो है वो साबित कर दे कि ये ट्रू सीसीटीवी फुटेज है और इसके अंदर जो शख्स नज़र आ रहा है वो यही शख्स है जिसको हमने मुल्ज़िम बनाया। तो जब यहाँ तक आप साबित कर देंगे तो विदाउट इन्वॉल्विंग एनी अदर ह्यूमन बीइंग एक ऑफेंस थेफ्ट का जो है वो साबित किया जा सकता है। इस पे मज़ीद बात भी हो सकती है, लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक सफिशेंट है कि हमने FIR के अंदर ऐड क्या करना है। FIR के अंदर अवेलेबल इंफॉर्मेशन को एज इट इज़ ऐड करें। इस हद तक उसमें लीगल एड आप ले सकते हैं कि आपका जो ऑफेंस है, आप जो स्टोरी नरेट कर रहे हैं, आप जो फैक्ट नरेट कराना चाह रहे हैं, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस को मेड आउट करते हो। यानी आपकी स्टोरी से ये डाउट क्रिएट ना हो कि पता नहीं आपकी स्टोरी जो है, आपके फैक्ट्स नरेटेड फैक्ट्स जो हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये फैक्ट्स मेड आउट कर रहे हैं तो बाकी का सारा काम प्रोसिक्यूशन का है। फिर से आपका सवाल कि प्रॉब्लम कहाँ से एग्जिस्ट हुआ। प्रॉब्लम इसलिए एग्जिस्ट हुआ कि प्रोसिक्यूशन जो है, जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस का सेगमेंट है वो डिफेक्टिव है। कलेक्शन ऑफ एविडेंस के अंदर जो है वो उसको टोटली एक्सप्लोर नहीं किया जाता। हम ये नहीं तलाश करते कि कौन सा मैटर एविडेंस है, कौन सी चीज़ एविडेंस नहीं है। और बाज़ औक़ात पुलिस इन्वेस्टिगेट करते हुए इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस जो है उसको एक्सप्लोर नहीं करती, उसको एज पर लॉ रिकॉर्ड पे नहीं लेके आती और एज पर लॉ उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया जाता, जो अल्टीमेटली इक्विटल का बायस बन जाता है किसी भी मुल्ज़िम का। तो सिस्टम के अंदर अगर आपने रह के इस चीज़ को देखना है तो हमें सच बोलना पड़ेगा। सबसे पहले हमें FIR दर्ज कराते वक्त सच बोलना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ों को कलेक्ट करना है और फिर उनको प्रोड्यूस करना है अदालत के सामने। तो इससे हर क्रिमिनल केस एक नई स्टोरी होगा और हर क्रिमिनल केस जो है उसका डिसीजन, उसका आउटकम जो है वो डिफरेंट होगा आज की हमारी फैब्रिकेटेड स्टोरीज से। रिजल्ट्स इसके क्या होंगे, तो रिजल्ट्स पे अगर आपने बात करनी है तो वो आज के दिन आप रिजल्ट्स देख लें कि हमारा जो सिस्टम इस टाइम पे बिल्ट है उसमें कितने % लोगों को जो है वो, अगर आप मर्डर की मिसाल ले लें तो कितने % लोगों को सज़ा हो रही है ट्रायल कोर्ट से, और फिर जो फर्स्ट एपीलेट कोर्ट है उससे कितने % लोगों को ये सज़ा जो है वो बहाल रह रही है और कितने लोग वहाँ से इक्विटल हासिल कर रहे हैं। और फिर उसके बाद ये देख लें कि उनकी जितने फ़ीसद लोगों को जो है वो हाई कोर्ट सज़ा को मेंटेन कर रही है, उसमें से कितने फ़ीसद लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से बरी हो रहे हैं। तो ये इसके बाद जब आप ये नतीजा निकालेंगे, जो मैं तो नहीं निकाल रहा, लेकिन आप अगर परसेंटेज पे उसको देखें तो आपको यही इल्म में आएगा कि बिल्कुल एक माइनर सी % आपको मिलेगी जिसमें FIR से लेके आखिर तक किसी भी सज़ा को मेंटेन किया जाता है। तो सज़ाओं का मेंटेन ना रहना मैं सबसे बुनियादी उसमें मसला रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR को ही समझता हूँ कि हम जब रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR में फॉल्सिफिकेशन करते हैं तो वो फॉल्सिफिकेशन कहीं ना कहीं पर अपना असर छोड़ती है। अब अगर आप सच बोलेंगे तो फिर भी मुल्ज़िम बरी हो जाएगा, तो ये मेरी एश्योरेंस है आपको कि इससे जो आज के दिन निज़ाम के अंदर आप फिगर्स आपको मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट तक, इससे ये बहुत बेहतर होंगे। और इसके बाद हमें अगर कुछ चीज़ दुरुस्त करनी है तो वो है कलेक्शन ऑफ एविडेंस का जो सिस्टम है, पुलिस का कलेक्शन ऑफ एविडेंस का सिस्टम, उस पर भी बात हो सकती है। और जैसे आप हाई प्रोफाइल केसेस में देखें उनमें ज़्यादा रेट होता है कन्विक्शन का, कि उसमें जो है वो कम्पिटेंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को शामिल किया जाता है और उसके अंदर जो है वो हर लिहाज से हर तरह की अवेलेबल एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है। और जब वो वाले केसेस जाते हैं अदालतों के सामने तो उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स कन्विक्शन होती है। जैसे जो है वो रेप का केस था, एक बच्ची के रेप का केस था कसूर में, उसमें आपने देखा कि कितनी देर के बाद मुजरिम को आइडेंटिफाई किया गया, FIR कब लॉन्च हुई होगी और कब उस मुल्ज़िम को आइडेंटिफाई किया गया और फिर उसको अल्टीमेटली जो है वो उसकी सज़ा, उसको कन्विक्शन तक पहुंचाया गया, सज़ाए मौत तक उसको पहुंचाया गया। तो एविडेंस कहाँ पे कलेक्ट हुई, किसने की, कैसे FIR से के में नॉमिनेट होने के बगैर भी किसी बंदे को, शख्स को जो है वो सज़ा हुई। तो ये मेरी बात की तस्दीक करता है। इसी तरह अगर आप देखें मोटरवे रेप केस जो सियालकोट मोटरवे पे इंसिडेंट एक अकर हुआ, उसमें जो है वो कितनी देर के बाद उसके अंदर आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन्स मिली, और क्या FIR में रोल इस चीज़ के अलावा मेंशन किया गया होगा कि किसी एक फीमेल को जो है वो किसी शख्स ने या एक अशखास ने जो रेप का निशाना बनाया। इस तरह का एक और मैटर मुझे याद आ गया, वो इस्लामाबाद में एक फ़ीमेल जो है उसको मर्डर किया गया
ब्रूटली मर्डर किया गया। तो ये डिपेंड इस चीज पे नहीं कर रहा आउटकम के एफआईआर में क्या लिखा था। एफआईआर में झूठ लिखा था तो वो फिर आपके केस को जरूर इफेक्ट करेगा, और अगर एफआईआर में सच लिखा था तो बाद में आपके पास बहुत से मौके हैं जिसमें आप अपनी बात को आप दूसरी इंफॉर्मेशंस को ऐड कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास कलेक्शन ऑफ एविडेंस की बेशबहा पावर्स मौजूद हैं। वो किसी भी शख्स को समन कर सकता है जो किसी भी तरह से ऑफेंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन जानता हो। 160 बड़ा क्लियर है इस पे सीआरपीसी का। 161 में उनकी स्टेटमेंट्स लिख सकता है और फिर उस पर उसने अपना ओपिनियन क्रिएट करना है। फिर आज के दिन में आपके पास सीसीटीवी फुटेज एविडेंसेस मौजूद हैं। मैं मिसाल आपको फिर से देता हूँ, पता नहीं इस स्टेज पे आप इसको वीडियो की मेंशन कर पाएँ या ना, कि फ़र्ज़ करें आप स्टोरी मेंशन नरेट कर रहे हैं, किसी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मर्डर किया है या हिट किया है किसी चीज़ से, और उसके अगेंस्ट सीसीटीवी फुटेज आ जाए तो आपकी एफआईआर की स्टोरी कहाँ पर जाएगी। तो अगर सीसीटीवी फुटेज आ जाए और उसमें वर्शन वो ना हो जो वर्शन जो है वो आपने एफआईआर में लिया, या उसमें वो बंदा नॉमिनेट जो आपने किया एफआईआर में वो ऑफेंस कमिट नहीं कर रहा, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पे ड्यूटी है कि वो जो सच है उसी को एविडेंस बनाए और फिर उसी को सप्लाई करे। इसके बाद भी एफआईआर जो है उसकी इंपॉर्टेंस जीरो हो जाएगी जब ये साबित हो जाए कि ये झूठ पर मबनी है। कंप्लेनेंट के खिलाफ आप जो भी कार्रवाई करना चाहें उसके लिए भी लॉ जो है वो अपना रास्ता बताता है, लेकिन इंपॉर्टेंस ऑफ एफआईआर इज नोवेयर। अब इस तरह के केसेस में जब इन्वेस्टिगेशन के वक्त ये वाला आउटकम निकले कि वो बिल्कुल एफआईआर से डिफरेंशिएटेड आपके पास मटेरियल कलेक्ट हो रहा है, तो भी प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कि वो उसी को साबित करे और पूरी विगर के साथ साबित करे। टाइम ऑफ लॉजिंग ऑफ एफआईआर ये डिफरेंट एक टॉपिक है कि टाइम एफआईआर की लॉजिंग का क्या होगा डिले से। सिंपली अगर इनऑर्डिनेट डिले है, अनएक्सप्लेन्ड डिले है, अननेसेसरी डिले है, अनरीजनेबल डिले है, तो वो अक्यूज के बेनिफिट में तो जाएगा, ये बड़ा सेटल्ड प्रिंसिपल है। लेकिन कब एफआईआर दर्ज की जाएगी इसके रिलेटेड कोई लॉ ने आपको टाइम फ्रेम नहीं दिया। 1898 में जब सीआरपीसी जो है वो सेक्शन 154 इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया तो उसमें इमरजेंसी 15 का कोई कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं था। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो किसी ऑफेंस की इतला अगर मैं 15 पे दे रहा हूं बजरिया फोन, तो वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन उस फर्स्ट इंफॉर्मेशन को हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ट्रिगर नहीं करता। उससे क्या ट्रिगर हो रहा है कि जो इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स है पुलिस की वो मौका वारदात पे पहुंचेगी और फिर वहां से वो कुछ सिक्योर करने की कोशिश करेंगे उस साइट को, ताकि लेटर ऑन इन्वेस्टिगेशन के अंदर वहां से एविडेंस कलेक्ट कर ली जाए। तो फिर बात फिर घूम फिर के वहीं पर आ गई कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जब आप यहाँ पे सप्लाई करेंगे तो टाइम मैटर नहीं करता। आपने तो पहली इतला 15 पे दे दी थी, अब उसके दौरान जो आपको इल्म हुआ वो आप सप्लाई कर सकते हैं सेक्शन 154 में। यहाँ पर लेजिस्लेचर का भी थोड़ा सा रोल डिस्कस कर लिया जाए कि लेजिस्लेचर अगर इमरजेंसी 15 को इनकॉर्पोरेट कर रही है तो फिर ये प्रोविजन भी ऐड करना कि 15 के ऊपर इतला देकर भी एफआईआर रजिस्टर करवाई जा सकती है। ये भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन चूंकि लॉ इसको सपोर्ट नहीं कर रहा आज के दिन, तो हम उस पर एफआईआर जो है उसको एफआईआर का दर्जा नहीं दे सकते। एफआईआर वही होगी जो स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, वो थाने में बैठा है तो वहां पर, वो कहीं और बैठा है तो वहां पर, अगर वो मौका वारदात पे आ जाए तो वहां पर, लेकिन रिपोर्ट वही होगी जो उस फॉर्म पे दर्ज की जाएगी। 15 को दर्ज करवाई गई रिपोर्ट जो है वो बाद में इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा तो बन सकती है, लेकिन वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के दर्जे में नहीं आएगी। इनऑर्डिनेट डिले या अनएक्सप्लेन्ड डिले से हमें बचना चाहिए। जो क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है उसको हमें जो है वो उसमें हमें जल्दी से जल्दी एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, लेकिन हमें ये यंगस्टर्स को, यंग लॉयर्स को और जजेस को और सोसाइटी को इस बारे में मुत्तफिक होना पड़ेगा कि फॉल्स इंफॉर्मेशन सप्लाई करना जो है, गैर जरूरी माइन्यूट डिटेल्स एफआईआर में ऐड करना, झूठे गवाह एफआईआर में ऐड करना और झूठे मुल्जमान को इंक्रिमिनेट करना, ये किसी सूरत भी फायदामंद नहीं है, ना एक सिंगल एफआईआर के लिए और ना पूरे के पूरे सिस्टम के लिए।